बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 मौज़ूआत हैं। रिहाई के बाद बुशरा बीबी किस मिशन पर पेशावर गई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पेशावर भेजी गई हैं, और पार्टी के मामलात में आइंदा क्या होने वाला है और ये रिहाई किस तरह अमल में आई, और फिर इसके साथ ही कि इमरान ख़ान पर मज़ीद सख्ती होगी और उनकी जल्द रिहाई की ख़बरें खुशफहमी की बुनियाद पर इस्तवार है या फिर एक बेचने के लिए सौदा चाहिए पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल को, तो ये उसका शाखसाना है जो भी है। और तीसरा मौजू है वो कदरे दिलचस्प है, उसको मैं पहले रखूँगा। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह जो चीफ जस्टिस ना बनने का सदमा लेकर उम्र को सुधार गए हैं, उन्होंने आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम एक ख़त लिखा है जिसमें बेंच के अंदर शामिल न होने की वजूहात उन्होंने बयान की हैं। और इस ज़िमन में सर थॉमस मोर का एक कोट नकल किया है और इस कोट ने एक पूरी कहानी बेनकाब कर दी है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब के बातिन में क्या है और वो किस मकतबे फ़िक्र की, किस मकतबे अदल की नुमाइंदगी करते हैं। तो बात का आगाज़ इसी से करते हैं। ये जो सर थॉमस मूर है, इनका जो मरूफ नाम है वो है सेंट थॉमस मूर, यानी ये एक लंदन कोर्ट के ये जज रहे हैं। 15वीं सदी में पैदा हुए, 16वीं सदी की बात है जब इनका सर कलम किया गया बादशाह के हुक्म पर। और ये कैथोलिक चर्च के लिए ये इंतहा पसंदी तक गए और कैथोलिक चर्च की खिदमात के इवज़ कैथोलिक चर्च के रहनुमाओं ने इनको सेंट का खिताब दिया और ये जज के बजाय सेंट के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं। ये सेंट नहीं थे लेकिन इनको सेंट का दर्जा दिया गया। इससे अंदाज़ा होता है कि ये साहब कौन थे। और जो कोट इन्होंने दिया वो ये था कि इस तरह का था कि जब सियासी लीडर अवामी मफाद के लिए अपने ज़मीर का सौदा करें या अपने ज़मीर की बात ना सुने तो ये कौम की बदकिस्मती है और फिर ये कि तारीख़ माफ़ नहीं करती। अच्छा नाज़रीन, अब जहन में रखिए कि जब भी कोई अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए किसी कोर्ट का सहारा लेता है तो वो किसे कोर्ट करता है, ये उस शख्स के रुझानात या दिलचस्पियों की निशानदेही करता है। मसलन कोई साहब महात्मा गांधी को कोट करते हैं, कोई साहब टॉल्स्टॉय को कोट करते हैं, कोई रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, कोई बर्ट्रैंड रसल को या कोई जहाँ पाल सार्तर को, और इससे पहले कोई हकीम राजी रूमी को कोट करता है, कोई इससे भी पहले अरस्तु अफलातून को, प्लाटो को कोट करता है। तो वो उसका रुझान का एक अंदाज़ा होता है। और अगर वो शख्सियत बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो तो फिर रुझान की निशानदेही और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। तो ये थॉमस मूर साहब कौन थे? ये लंदन के एक जज थे और जज होने के नाते इन्होंने बदतरीन मुजालम ढाए प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े पर। आपके इल्म में होगा कि कभी एक ज़माने में कैथोलिक चर्च की अक्सरियत थी बरतानिया में, फिर मिली जुली हो गई और आजकल बरतानिया प्रोटेस्टेंट अक्सरियत का मुल्क है और वहाँ बादशाह बदलते रहे हैं। इसी मजहबी तकसीम पर कोई कैथोलिक बादशाह था तो हटा दिया, अगर कोई प्रोटेस्टेंट था तो उसे कैथोलिक के हामियों ने हटा दिया। इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं। एक बड़ी दिलचस्प तारीख़ है और किस तरह बरतानिया ने ये अपना जो मज़हब था या मसलक था बदला। हम तो इसे मसलक कहते हैं लेकिन यानी अगर आप वर्ल्ड एटलस देखें तो उसमें ये अलग मज़हब के तौर पर गिने जाते हैं। यानी कैथोलिक एक अलग मज़हब और प्रोटेस्टेंटिज़म एक अलग मज़हब और आर्थोडॉक्स एक अलग मज़हब, ये तीनों ईसाइयत के फ़िरके हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाएँ आलमी मालूमात की किसी भी शोबे में नेट पर तो आपको वो लिखा हुआ मिलेगा कि इस्लाम जो है वो कैथोलिकिज़म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। एक्चुअली तो वो ईसाइयत के बाद दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है, लेकिन वहाँ आपको ईसाइयत का हवाला कम मिलेगा, कैथोलिकिज़म का हवाला ज़्यादा मिलेगा। तो थॉमस मूर जो था, ये जो भी इसके सामने प्रोटेस्टेंट कैदी आ जाता था ये उसे टांग देता था और इसने सैकड़ों बल्कि हज़ारों अफराद को जेलों में बंद किया सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उनका अक़ीदा इसके अक़ीदे से ये उनको मुर्तद कहता था। यानी जो प्रोटेस्टेंट हो जाता था उसको ये मुर्तद कहता था, काफिर कहता था। तो हद देखिए कि इसने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जो कैदी थे जिनको सिर्फ़ इस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया कि उनका मज़हब प्रोटेस्टेंटिज़म था, उनको ज़िंदा जलवाया
और ये सिर्फ आर्डर नहीं देता था, खुद भी फैसले करता था, यानी खुद भी फैसले एग्जीक्यूट करता था बनफ्से नफीस बदस्ते खुद। ये जेल में जाता और कैदियों को, प्रोटेस्टेंट कैदियों को तनों से बांध देता, दरख्तों के तनों से जेल के अहाते में, और फिर उन्हें कोड़ों से मारता, इतना मारता कि उनकी चमड़ी उधर जाती। और बहुत सारे लोग इसने ज़िंदा जलवाए, बहुत सारे लोग इसने ज़िंदा जलवाए। ये इतना जालिम और शफाक बादशाह था। फिर एक मरतबा बादशाह वो हो गया प्रोटेस्टेंट, तो बादशाह ने जो नई शादी की मलका एन से, तो वो प्रोटेस्टेंट थी, इसने इनकार कर दिया इस शादी को तस्लीम करने से और एन को मलका मानने से इनकार कर दिया, जिस पर बादशाह साहब ने किंग हुनरी जो बादशाह था उसने इसको गिरफ्तार करवा दिया थॉमस मूर को। और 1535 6 जुलाई की तारीख को इस पर मुकदमा चलाने के बाद इसका सर गर्दन से, जिस्म से जुदा कर दिया गया। जल्लाद ने कुल्हाड़े का वार किया। उस वक्त बरतानिया में कुल्हाड़े से कत्ल किया जाता था, जिस तरह आजकल भी सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब में कुल्हाड़े के बजाय तलवार होती है। फ्रांस में गिलोटिन होती थी, वो एक किस्म का ब्लेड होता था जो ऊपर से नीचे गिरता था, ऑटोमेटिक एक मैकेनिक के ज़रिए। और ये बरतानिया में जल्लाद के हाथ में बहुत चौड़े फल वाला कुल्हाड़ा होता था, तो इसका सर तन से जुदा कर दिया। यानी बरतानवी तारीख का एक मुतअस्सब, इंतहाई बददियानत, जल्लाद सिफत कातिल जज जस्टिस मंसूर शाह साहब को कोर्ट करने के लिए मिला। वो अपने मौक़िफ़ के हक़ में 100 शख्सियात और भी दुनिया में मौजूद है, जिनके किताबों में आपको इस तरह के अक़वाल मिलेंगे कि जज को ऐसा होना चाहिए, सियासतदानों को ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अखलाकियात हैं। इनको 100 कोटेशनें मिल सकती थी। इन्होंने सिर्फ इसको चुना, यानी तअस्सुब बददियानती के मीनार को इन्होंने कोर्ट मुंतखब करने के लिए चुना, जिससे इनकी तबीयत और बातिन का पर्दा फाश हो जाता है कि ये मौसूफ किन लोगों को आइडियल समझते हैं। और ये ख़बर तो खैर पुरानी हो गई कि जब इन्होंने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया और PTI को सीटें दी, तो उसी रोज़ उन्होंने कमरा अदालत से अपनी बेगम के नाम व्हाट्सएप मैसेज किया, जिसका कापी इदारों के पास पहुंच गई है, जिसमें लिखा था कि खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लीडर का रास्ता हमवार कर दिया है। अब इसमें 2 बातों पर गौर कीजिए। एक तो ये वही बात जब हम लोग कहते हैं कि भाई ये बीवियों और बेटियों के क्रश को देखकर फैसला करते हैं, तो PTI के हामी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि जनाब ये बीवियों के बीच में क्यों लाते हो। तो भाई हाँ, आप ख़ुद देख लो कि बीवियों को खुश करने के लिए फ़ैसले दिए जाते हैं, बीवियों को खुश करने के लिए, और फिर उन्हें कब्र अदालत से इतला दी जाती है कि मैंने तुम्हारे लीडर का रास्ता साफ़ कर दिया है। वो इससे पहले साकिब निसार थे, उन्होंने तो खैर बीवी बच्चे कब्र अदालत में बुला लिए थे। तो दूसरी बात इस फ़िक्रे से क्या पता चलती है, ये कि मैंने उसका रास्ता साफ़ कर दिया, यानी 12 जुलाई के फ़ैसले का मकसद ही ये था कि इमरान खान की सीटें बढ़ जाएं, मौजूदा हुकूमत गिर जाए और वो वापस हुकूमत में आ जाए। तो जनाब ये है जस्टिस मंसूर और थॉमस मूर की कदर मुश्तरक एक किस्म की। बुशरा बीबी रिहा हो गई। एक दिन पहले ज़मानत हुई थी, अगले दिन वो रिहाई अमल में आई, क्योंकि पहले दिन वो रूबकार जारी नहीं हो सकी। और अब हर तरफ ये गुल है कि ये डील हुई या डील के बगैर हुई। हकीकत ये है कि आप फिर ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये डील थी या नहीं थी, और आने वाले दिनों में इसका मुजाहरा होने वाला है, और एक मुजाहरा तो हो ही गया। 10 दिन पहले बनी गाला वालों की वहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मुलाजिम वगैरह है, उनको हदायत कर दी गई थी कि बुशरा बीबी आ रही हैं, इसको इमारत की सफाई वगैरह आराइश वगैरह कर डालें। 10 दिन पहले इसको रिहा करने का फ़ैसला हुआ था, और 2 तरफ़ा सिलसिला जुम्बानी के बाद ये फ़ैसला हुआ था, जिसमें बुशरा बीबी की तरफ से कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई और कुछ उनकी तरफ से फरमाइशी थी कि आपने ये करना है और वो करना है। और इसकी तामील इरशाद के बाद इनकी रिहाई मुमकिन हुई, और रिहा होते ही उन्होंने पहला काम किया कि वो पेशावर चली गई, जहाँ वो पख्तूनख्वा में गंडापुर हुकूमत, PTI हुकूमत नहीं। ये ज़रा अब फ़र्क लोगों को पता चलने लगा है कि पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, लेकिन दरअसल वो PTI की नहीं है, वो गंडापुर की हुकूमत है। तो ये गंडापुर की हुकूमत के मेहमान के तौर पर पेशावर चली गई हैं। बनी गाला में दुनिया की कोई आसाइश ऐसे नहीं थी जिसकी कमी हो, तो फिर ये पेशावर क्यों गई? क्या दोबारा गिरफ़्तारी का डर था? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनको बता दिया गया कि अब तुम्हें दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।
ज़ाहिर है मैं तो इस फैसले की मज़म्मत करता हूँ कि ये जो डील हुई है, इसलिए कि ये खातून जो है इनके कारनामे बहुत ज़्यादा हैं। इन पर एक पूरा व्लॉग अगर किया जाए तो वो भी कम है। ये लोग कहते हैं ना कि भाई वो तो घरेलू खातून है, उनका सियासत से क्या ताल्लुक़ है, उनको क्यों रगड़ा जा रहा है। तो भाई ये सियासी खातून थी, और सियासी भी कैसी, जिसने जादूगरी से काम लिया। जनरल फैज़ का जब तबादला हुआ तो इसने इमरान खान से कहा था कि इस तबादले को मुलतवी कराओ 1 महीने के लिए, बाजवा से मिन्नत तरला करके, या जितनी मुद्दत के लिए भी, तो मैं इस दौरान ऐसा टूना करूंगी कि ये इसका तबादला मुश्किल रुक जाएगा और इसके आर्मी चीफ बनने का रास्ता हमवार हो जाएगा। और फिर वो हुआ, यानी तबादला कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गया। और इस दौरान बीबी साहबा ने जादू टूना किया, मटके वाला जादू भी किया और पता नहीं कौन कौन सा जादू किया, लेकिन वो जादू नाकाम रहा। फैज़ का तबादला हुआ, फिर वो डिवोट ही होता चला गया और यहाँ तक कि अब गिरफ्तार है। इसके बाद इसने जनरल बाजवा, यानी जब इमरान खान की बाजवा से मुकम्मल लड़ाई हो गई तो इसने बाजवा के ख़िलाफ़ टूना किया। वो गुड्डा प्लास्टिक का, पता नहीं कपड़े का, उसमें कील लगे हुए थे। अब खुदा जाने वो जनरल बाजवा को जान से मारने का जादू था या उसकी टांग वांग तोड़ने का जादू था। दोनों तरह के जादू होते हैं, वो जादू भी नाकाम रहा। फिर इसने तीसरा जादू किया कि आसिम मुनीर की तकर्री मैं रुकवाऊंगी जादू करके, वो नहीं रुकवा सकी। जादू टूना इसने किया और फिर इसने एक गलीज़ मुहिम चलवाई कि इमरान खान को नौज़ुबिल्ला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर की हस्ती, नौज़ुबिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, आगे मैं नहीं कहूँगा, ये सारी मुहिम उसने चलवाई। तो ऐसी औरत को रियायत। लेकिन बहरहाल मैं ख़बर दे रहा हूँ, ख़बर यह है कि मामलात तय हो चुके हैं और मामला जो तय हुए उन्हीं के तहत ये इसका पेशावर जाना डन था कि आप बनी गाला में नहीं रहेंगी, आप गंडापुर से मिलेंगी, कुछ दिन वहाँ रहेंगी और कुछ दिनों में आपने वो सारे मामलात तय करने हैं। वो मामलात की नौयत क्या है मैं खुलकर नहीं बताऊंगा, खुलकर बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप समझ जाएंगे कि पार्टी के अंदर एक मुसालिहती धड़ा वजूद में आ रहा है। वजूद में तो खैर वो आ चुका है। ये गंडापुर की आनियाँ जानियाँ इस्लामाबाद और वहाँ वो जो चाय पीने का जो चक्कर इसका चलता रहा है कैफ़े संदेशा वालों से, तो वो सारा चक्कर कोई ऐसे नहीं था। ये उस वक्त से गंडापुर का मामला चल रहा है और गंडापुर ने वाक़यातन इमरान खान की ऐसी की तैसी फेर दी, इमरान खान की सियासत की, और पख्तूनख्वा सूबे में भी PTI की सियासत की ऐसी की तैसी उसने फेर के रख दी है। तो बुशरा और कुछ पंजाब से लीडर भी आएंगे मैदान में, और जेल से बाहर जो PTI की इस वक्त शक्ल सूरत है वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको खासी बदली हुई नज़र आएगी। और ऐसी सूरत होगी कि वो, जिसके लिए शायर ने कहा है कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। नाज़रीन, ये मामला अभी बहुत आगे चलना है और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान के लिए कुछ आसानियाँ पैदा होने वाली हैं, तो भाई आसानियाँ पैदा होने वाली नहीं हैं, उन पर सख्ती बढ़ने वाली है। बीच बीच में चीज़ें रिलैक्स होती हुई नज़र आ भी सकती हैं, अदालती अहकामात आते हैं और ज़ाहिर अदालतों के अंदर जो राम है वो जाते जाते निकलेगा। ये पुराना मुहावरा है, आजकल कम इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि चुड़ैल तो चली गई लेकिन अपने दांत जो थे वो ताक में छोड़ गई, अब उन दांतों से भी जान छुड़ानी होगी, छुड़ा ली जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। इस तरह का इसका मतलब है कि जो नए नए हिंदू मुसलमान होते थे ना, वो मुसलमान तो हो जाते थे लेकिन गाहे बगाहे अस्सलाम वालेकुम के बजाय उनके मुंह से राम राम निकल जाता था। तो वो उसको कहते, उस मुहावरे का नाम है कि राम जाते जाते जाता है। सख्ती बढ़ने की वजह क्या है? जब भी इमरान खान का राब्ता हुआ है, तो उसने नई हदायत यही दी है कि IMF को ख़त लिख दो, मुल्क को जाम कर दो, जुलूस की कॉल दे दो, हड़ताल की कॉल दे दो, धरने की कॉल दे दो। तो बाकी जो इसके पिछले जराइम है 9 मई का, वो अपनी जगह इतनी बड़ी चीज़ है कि उसमें रियायत की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन ये जो राब्तों में सख्ती है ना, उसकी वजह यह है कि ये बाज नहीं आ रहा। तो खैर अब ये इशू है और अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पार्टी की शक्ल कैसी होती है। और ये जो एक मुहिम PTI का मीडिया चला रहा है कि इमरान खान बाहर आने वाला है और झुक गई है रियासत उसके सामने, तो वो मैंने पहले भी बताया था कि इनके व्यूज़ जो हैं बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक अच्छी खासी तादाद PTI के सोशल मीडिया को सुनती है और इसकी हर बात पर ईमान लाती है, और इसके बदले में इनको हर महीने तकरीबन हर व्लॉगर को 1 महीने में 1 से 2 करोड़ रुपए की आमदनी होती है।
तो वो इस आमदनी से कैसे दस्तबरदार हो जाए। अगर वो सच बताने लगे तो उनका व्लॉग लोग नहीं देखेंगे। इस वक्त लाखों की तादाद में इनकी व्यूवरशिप है, लाखों की तादाद में, और उसके हिसाब से इनको डॉलर मिलते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा और इनका रोना धोना और जस्टिस काजी फाइज ईसा को गालियाँ, अब ये भी इनके मौसम बहार के आखिरी झोंके हैं। ये भी मैं आपको एक ख़बर बता दूं कि ये आखिरी झोंके हैं, इसके बाद मामलात काफ़ी शक्ल तब्दील कर जाएंगे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।